हाँ भाई, तो पिछली वीडियो देख ली थी ना, पिछला लेक्चर देखा था? नहीं देखा है तो पहले देख लेना, क्योंकि जो 4.5 है उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है वो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था। यहाँ पे अभी हम इस एक्सरसाइज को कम्प्लीटली सॉल्व करने वाले हैं, लेकिन फिर भी हो सकता है कुछ बच्चों ने ना देखा हो, तो पहले ये बेसिक कॉन्सेप्ट हल्का हल्का देख लेते हैं। डिटेल में अगर आपको देखना है तो आपको पिछली वीडियो ही देखनी पड़ेगी, फिर से कह रहा हूँ, बट एक बार हल्का हल्का, ठीक है, नज़र घुमा लेते हैं इसके ऊपर कि भाई क्या हमें पता होना चाहिए, ताकि हम ये जो एक्सरसाइज 4.5 है इसको सॉल्व कर पाएँ। तो देखो, यहाँ पे हमें डिटर्मिनेंट और मैट्रिसेस की मदद से सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है। और अपने सिलेबस में यानी क्लास 12th में आपको जो, ठीक है, लीनियर इक्वेशंस का सिस्टम मिलेगा, उसमें ऐसी लीनियर इक्वेशंस होंगी या तो उनके पास 2 वेरिएबल्स हों या फिर वो 3 वेरिएबल्स वाली हों, ठीक है, और जिनका यूनिक सॉल्यूशन हो। मतलब अपने सिलेबस में वही है जिनका यूनिक सॉल्यूशन हो, ठीक है। अब कुछ टर्म्स आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि कंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है, इनकंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है। अगर मैं बात कर रहा हूँ लीनियर इक्वेशंस की, तो मतलब कुछ मान लो आपको इक्वेशंस दी गई हैं, मान लो इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, ठीक है, तो ये तीनों इक्वेशन का क्या बन गया, एक सिस्टम बन गया, ठीक है। तो ये सिस्टम कंसिस्टेंट कहलाएगा अगर वहाँ पे सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, और अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है तो इनकंसिस्टेंट कहलाएगा। फिर से बोल रहा हूँ, डिटेल में देखना, पिछली वीडियो देख लेना। अब बात हम कर लेते हैं कि भाई इनकंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट पता कैसे लगाएंगे। तो उसके लिए जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, ये सब कुछ मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, हल्का हल्का देख रहे हैं। मान लो आपको एक इक्वेशन दी गई है, ये दूसरी इक्वेशन है, ये तीसरी इक्वेशन है, ये लीनियर इक्वेशन 3 वेरिएबल है, ठीक है। अब यहाँ से आपको 3 मैट्रिक्स ड्राइव करनी होंगी, ए, एक्स और बी। ए कैसे ड्राइव करोगे? देखो, जो पहली इक्वेशन है इसमें एक्स, वाई और जेड के कोफिशिएंट को देखो, a1, b1, c1 है। अब इन्हीं से यहाँ पे पहली रो बना दो। ऐसी जो दूसरी इक्वेशन में एक्स, वाई, जेड के कोफिशिएंट है a2, b2, c2, इनसे दूसरी रो बना दो। इसी तरह से तीसरे जो है a3, b3, c3, इससे तीसरी रो बना दो। यहाँ से आपको एक मैट्रिक्स ए मिल जाएगी। क्लियर हो गया? एक्स क्या चीज़ है? जो वेरिएबल यूज हुए हैं एक्स, वाई, जेड, उनसे मैट्रिक्स बनाओ, एक्स, वाई, जेड कॉलम वाइज, ठीक है। तो इसको कॉलम वाइज क्यों बनाते हैं, क्या करते हैं, वो सब मैंने पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक। और जो बी मैट्रिक्स है वो क्या है? वो है जो इक्वल टू में दिया गया है, यानी कि d1, d2, d3, यहाँ से बनाओ। तो यहाँ से जैसे ही आपको ये मैट्रिक्स मिल जाएंगी, सबसे पहले आपको फोकस करना है मैट्रिक्स ए पे। मैट्रिक्स ए जो है इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करो। या तो इसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं आएगा या फिर 0 आ जाएगा, दो ही केस हो सकते हैं। अब अगर इसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है तो इसका मतलब है कि भाई ये जो सिस्टम है इसका यूनिक सॉल्यूशन है। और मैंने क्या कहा, सॉल्यूशन चाहे एक हो चाहे अनेक, अगर सॉल्यूशन है, एग्जिस्ट करता है, तो वो सिस्टम कहलाएगा कंसिस्टेंट सिस्टम। मतलब ये कंसिस्टेंट सिस्टम हो जाएगा। और इस केस में आप जो x है उसको लिख सकते हो a इनवर्स b, ठीक है। ये कैसे आया था, ये सब ड्राइव करके मैंने पिछली वीडियो में दिखा दिया था, आप उसको देख लेना। हाँ, अगर मान लो ये 0 आ जाए, ठीक है, यानी कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स आ जाए, तो आपको क्या करना है, तो आपको देखना है कि भाई एडजॉइंट ए निकाला आपने, बी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये अगर एक 0 मैट्रिक्स आ गई, देखो इन दोनों 0 में फर्क है, ये डिटर्मिनेंट 0 है, मतलब ये 0 एक नंबर है, जबकि यहाँ जो 0 लिखा हुआ है ये 0 नहीं है, ओ लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि ये 0 मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ में आ गई बात? तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 0 मैट्रिक्स को, जबकि ये 0 एक नंबर है, याद रखना इस चीज़ को, ठीक है। अब अगर देखो यहाँ पे आप आए, आपने देखा डिटर्मिनेंट ए का 0 था, फिर आपने कहा यार एडजॉइंट ए निकाला, इनटू बी कर दिया, तब एक 0 मैट्रिक्स आ गई। अगर ऐसा हो गया तो आपको समझ जाना है कि यहाँ पे कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, आप सीधा लिखोगे नो सॉल्यूशन, और ये इनकंसिस्टेंट होगा, आगे बढ़ जाओगे। हाँ, अगर ये भी 0 आ गया, अगर ये भी 0 आ गया, मतलब एडजॉइंट ए इंटू बी 0, मतलब 0 मैट्रिक्स आ गया, ठीक है, तो यहाँ पे या तो बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं, इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशन, या फिर कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। मतलब ये कंसिस्टेंट भी हो सकता है, इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है, ठीक है। मतलब क्या है कि इस केस में हम क्लियरली नहीं बता पाएंगे। अब इसके आगे के प्रोसीजर क्या होगा, इनको भी रिफाइन करने का, वो आप हायर स्टडी में पढ़ोगे, अपने सिलेबस में नहीं है। अपने सिलेबस में भैया या तो कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट बताना, या फिर अगर कंसिस्टेंट है तो सिर्फ ये वाला यूनिक वाला सॉल्यूशन है, फिर उसको इस तरीके से सॉल्व करना, ठीक है। ये चीज़ थी। अब अगर आपको इतना समझ में आ गया, हालांकि मैंने थोड़ा स्पीड ज़्यादा रखी यहाँ पे, क्योंकि मैं ये चीज़ें पिछली वीडियो में बता चुका था, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोला गया है कि भाई कंसिस्टेंसी को एग्जामाइन करो, ठीक है, बताओ कि भाई कौन सा सिस्टम कंसिस्टेंट है, कौन सा नहीं है, 1 से लेके 6 तक। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 तक बताना है हमें ही। तो चलो यार यहाँ पे बात करते हैं। मैंने क्या कहा कि भाई कंसिस्टेंट है या नहीं, उसके लिए आप मैट्रिक्स बना लो पहले।
मान लो मैंने मैट्रिक्स ए बनाई, ए मैट्रिक्स हम कैसे बनाते थे, जो हमें इक्वेशन दी गई हैं उसमें एक्स वाई के कोफिशिएंट देखो, यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट है 1 और यहाँ पे वाई का कोफिशिएंट है 2, तो इससे पहली रो बना दो, यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट है 2 और वाई का कोफिशिएंट है 3, है ना। चाहो तो आप जो दूसरी मैट्रिसेस हैं यानी कि एक्स, वो भी लिख सकते हो कि भाई वो एक्स वाई आएगी, और हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और जो बी है वो भी लिख सकते हो, क्या इतना आएगा 2 और 3, ये तो इसलिए मैंने बता दिया ताकि आपको पता लगे कि भाई कौन सी मैट्रिक्स एक्स में क्या क्या आएगा, बी में क्या क्या आएगा। हालांकि जब आप पेपर में कर रहे हो तो सबसे पहले ए निकालो और डिटरमिनेंट निकाल दो सीधा ए का, ज़्यादातर काम यहीं से बन जाता है, इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब आपको सॉल्व ना करना हो, सिर्फ ये बताना हो कि कंसिस्टेंसी है या नहीं है। हाँ, अगर सॉल्व करना होगा तब तो ये हमेशा निकालने पड़ेंगे, बट यहाँ पे हमें सॉल्व करने को नहीं बोला गया 1 से 6 तक, हमसे बोला गया कि बता दो भैया कंसिस्टेंसी है या नहीं है। तो हम कहेंगे यार इसके लिए तो ए से ज़्यादातर काम चल जाता है जब तक वो 0 ना आ जाए। तो अगर मैं डिटरमिनेंट ए निकालूँ तो कितना हो जाएगा, 3 1 जा 3 माइनस 2 2 जा 4, तो यहाँ से 3 - 4 कितना आ रहा है, -1 आ रहा है। अब आप देखोगे कि भाई डिटरमिनेंट 0 तो नहीं आ रहा, डिटरमिनेंट 0 तो नहीं आ रहा, इसका मतलब है इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, और सॉल्यूशन होगा तो ये क्या रहेगा, कंसिस्टेंट सिस्टम है। ठीक है, अभी हमें सिर्फ इतना बताना था कंसिस्टेंसी है या नहीं, तो मैंने ये बता दिया। ठीक, आगे अगर अपन बात करें, वैसे यहाँ पर भी देख लो यार, यहाँ पर भी बस मैं ए निकाल रहा हूँ, ठीक है ना। ये है सॉल्यूशन नंबर 2, और इससे पहले जो हमने देखा ये था सॉल्यूशन नंबर 1, ठीक है। तो यहाँ से सिर्फ ए मैट्रिक्स की बात कर रहा हूँ, वो कितना हो जाएगा, देखो इनका कोफिशिएंट देखो 2 और -1, यहाँ पर देखोगे 1 और 1, ठीक है। अगर मैं डिटरमिनेंट निकालने जाऊँ तो कितना आएगा, 2 1 जा 2 माइनस माइनस प्लस यानी कि +1, तो कितना हो जाएगा 3, जो कि अगेन 0 तो नहीं है, 0 नहीं है मतलब कंसिस्टेंट है, यूनिक सॉल्यूशन वाला केस है। समझ में आ गई बात, यहाँ तक क्लियर है। ऐसे ही अगर हम बात कर ले इसकी तीसरे की, है ना, सॉल्यूशन नंबर 3 देखो, सॉल्यूशन नंबर 3 देखो, तो यहाँ पर क्या है यार, यहाँ पर फिर से हम एक मैट्रिक्स ए बनाएंगे, 1 3 2 6, है ना। जब तक ये 0 नहीं आता यहीं से पता लग जाता है, ठीक है, मतलब इसका डिटरमिनेंट 0 नहीं आता। देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 × 1 6, 2 3 6, अब कितना आ गया ये 0, फिर से देखो 1 3 2 6, 1 3 2 6, तो 6 - 6 कितना आ गया 0। अब इस केस में, है ना, क्या करेंगे हम, एडजॉइंट निकालेंगे, ठीक है। फिर से देख लो, यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला कि अगर 0 नहीं आता है तो हमें डायरेक्ट पता लग जाएगा यूनिक सॉल्यूशन है यानी कंसिस्टेंट सिस्टम है। लेकिन अगर 0 आ गया, अगर डिटरमिनेंट 0 आ गया ए का, तो हमें फिर एडजॉइंट ए निकालना पड़ेगा, उसको बी से मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा 0 मैट्रिक्स आ रही है या नहीं आ रही है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर, ठीक है, एडजॉइंट ए निकालूंगा। और यार एडजॉइंट ए निकालना डायरेक्ट निकाल सकते हो आप अगर मैट्रिक्स 2/2 की है। उसके लिए क्या करते हैं, डायगोनल जो एलिमेंट है इनको रिप्लेस मतलब इंटरचेंज कर दो, 6 ऊपर 1 नीचे, और इनका साइन चेंज कर दो, यानी कि ये -3 और ये -2। समझ में आया। अब आप क्या करो, एडजॉइंट ए इंटू बी निकाल के देखो, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, एडजॉइंट ए इंटू बी निकाल के देखना है, यानी कि आप एक काम करो, सारी मैट्रिक्स लिख ही लो। हालांकि यहाँ पे एक्स की ज़रूरत तो नहीं है कि हमें सॉल्यूशन नहीं निकालना है, बट फिर भी ठीक है। बी कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा 5 और 8 आ जाएगा इसके पास, ये 2 एलिमेंट है। चलो अब देखते हैं यहाँ पर कि भाई एडजॉइंट ए इंटू बी 0 मैट्रिक्स बनता है कि नहीं। एडजॉइंट ए कितना है, ये रहा देखो ऊपर 6 -3 -2 1 इंटू में बी के पास क्या आ रहा है 5 और 8, 5 और 8 कितना आएगा, ध्यान से देखना जरा एक बार। यहाँ से 6 5 जा कितना हुआ 30 -3 इंटू में दिस यानी कि माइनस का 24। तो 0 तो नहीं आ रहा, एक भी एलिमेंट 0 नहीं है, तो अगला आए जाए ना आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट फिर मैं करके दिखाता हूँ। 2 5 जा कितना हो गया 10 हो गया, और ये 8 हो गया, है ना। तो यहाँ से आप देखोगे इसके बाद अगर मैं यहाँ पे करूँ, ठीक है ना, इसके बाद वाला स्टेप यहाँ पे कर रहा हूँ मैं कि भाई एडजॉइंट ए इंटू बी जो है वो 0 तो पक्की बात नहीं आ रहा। एडजॉइंट ए इंटू बी चाहो तो सोल्व करके देख देता हूँ, 0 मतलब 0 मैट्रिक्स नहीं आ रहा, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा देखो 6, 30 में से 24 का कितना बचा 6, और -10 + 8 कितना हो जाएगा -2,
है ना। तो मतलब क्या, दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स। अब मैं ओ की जगह जीरो मैट्रिक्स ही लिख दे रहा है इसी ऑर्डर कि आप समझ जाना, है ना। जीरो मैट्रिक्स तो नहीं आया, तो जीरो मैट्रिक्स नहीं आया मतलब यहाँ पे नो सॉल्यूशन। ठीक है, नो सॉल्यूशन का मतलब क्या, कोई सॉल्यूशन नहीं है तो इनकंसिस्टेंस है, सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो अगर जीरो आता है तब तो हम डायरेक्ट बोल पा रहे हैं, बट अगर सॉरी जीरो नहीं आता तो हम डायरेक्ट बोल पा रहे हैं, बट जीरो आ गया तो आप डायरेक्ट मत बोलना कुछ, उसके बाद आपको ये चीज़ करके देखनी पड़ेगी कि भाई ये वाला केस है या वो वाला केस है। ठीक है ना, तो यहाँ पे नॉट इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स आया था तो ये इनकंसिस्टेंट हो गया। ठीक है इसी तरह से अगर हम 3/3 मैट्रिक्स की बात करें तब क्या होगा। ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं। अच्छा, पिछला वाला आपको समझ में आ गया था। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे फिर से मैं भी सिर्फ क्या करता हूँ, पहले ना ए निकाल लेता हूँ कि भाई ए क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर है देखो एक्स का कोएफिशिएंट 1, वाई का 1, जेड का 1, तो 1 1 1, यहाँ पे 2 3 2, तो यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे आ गया 3, यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे ए और 2 है, तो यहाँ पे आ गया ए, यहाँ पे आ गया ए, यहाँ पे आ गया 2। क्लियर है। अभी बी और एक्स की मैं बात ही नहीं कर रहा, डिटरमिनेंट निकालो इसका। ठीक है, अब डिटर्मिनेंट आप किसके अलोंग निकाल रहे हो, अच्छा रहता है कि लिख दिया करो। ठीक है, वैसे ना भी लिखो बट मैं लिख देता हूँ ताकि जब मैं आपको पीडीएफ दूँ तो आपको पता रहे मैंने किसके अलोंग निकाला है, रो 1 रो 2 रो 3 या कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 किसके अलोंग, है ना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फाइंडिंग डिटर्मिनेंट अलोंग, चलो रो 1 के अलोंग निकाल लेते हैं। ठीक है, अलोंग रो 1। ठीक है, तो रो 1 के अलोंग यहाँ पे फाइंड आउट कर रहा हूँ मैं। ठीक, तो यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना हो जाएगा। ठीक है 1, ठीक है 1 को ढक दोगे तो कितना हो जाएगा 6a - 2a। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 6a - 2a, फिर यहाँ पे -1 आ जाएगा। ठीक है, इसको ढक दोगे तो 4a - 2a, तो यहाँ से आ जाएगा 4a - 2a, फिर इस 1 को कवर करोगे तो यहाँ से 2a - 3 है, तो यहाँ से कितना 2a - 3। अब ज़रा ध्यान से देखना, इसमें एक कन्फ्यूजन है कि लास्ट में जब a के फॉर्म में बचेगी तो हम कैसे बता पाएंगे कि वो जीरो है कि नहीं। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में कन्फ्यूजन आती है कि क्या पता यहाँ पर a ही जीरो रहा हो, तो उस कन्फ्यूजन का सोल्यूशन क्या भी बताता हूँ। ध्यान से देखो, 6 - 2a कितने हो गए 4a, 4a - 2a 2a इंटू -1 यानी कि -2a, यहाँ पे -a। ठीक है, कितना बच रहा है फाइनली बच रहा है ए। अब मुझे एक बात बताओ, जो ए है उसके बारे में तो कुछ नहीं बोला अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आता है कि अब ये जीरो के बराबर होगा या नहीं होगा, हम कैसे कह सकते हैं। मैं बोल सकता हूँ कि ये जीरो नहीं है। क्या आप समझ पा रहे हो कि क्यों? क्योंकि देखो ये जीरो ए जीरो नहीं हो सकता एज, इसका कारण लिखना पड़ेगा आपको अगर आप प्रॉपर तरीके से करना चाहते हो। क्यों? क्योंकि जब तक नंबर में बच रहा था, जैसे मान लो यहाँ पे 4 बचता, ये चीज़ 4 आती तो हम कह देते यार 4 तो जीरो नहीं होता है ना, सीधी सी बात है। बट ए जीरो है कि नहीं हमें क्या पता, ए की वैल्यू क्या है अभी हमें नहीं पता ना, तो हमें कुछ तो यहाँ पे आप बताना पड़ेगा कि जिसकी वजह से हमें पता लग रहा है कि ये जीरो है या नहीं है। तो मैंने क्या बोला, मैंने कहा भाई ये जीरो तो नहीं है, ये जीरो नहीं है। तो मैं क्यों बोलूँगा, एज इफ ए इज जीरो देन, मतलब क्या कि अगर a जीरो होगा देन, ठीक है, मैं इसको बोलता हूँ इक्वेशन 1, इसको बोलता हूँ इक्वेशन 2, इसको बोलता हूँ इक्वेशन 3, देन इक्वेशन 3 इनवैलिड हो जाएगी, चाहे पुट करके देख लो। देन इक्वेशन 3 विल, ठीक है, इक्वेशन 3 विल, बताता हूँ कैसे हो जाएगी, विल बी इनवैलिड। इनवैलिड साहब इसलिए हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे a की वैल्यू जीरो रखोगे, जीरो रखोगे, जीरो रखोगे, LHS 0 और RHS 4, जीरो को भी 4 के बराबर होता है क्या? ठीक है, नहीं हो पाएगा। ठीक है, आप इसको और अच्छे से लिखना चाहो तो आप ऐसे कह सकते हो, ठीक है, अगर अब ये लैंग्वेज भी ना लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो कि अगर a जीरो होगा देन इक्वेशन 3 विल बिकम 0 इज इक्वल टू 4 विच इज इनवैलिड। अब ये चीज़ बहुत सारे, ठीक है ना, टीचर इसको करके नहीं दिखा रहे, लास्ट में ए आ रहा है वो क्या लिख दे रहे हैं, ठीक है, ये जीरो है। हाँ, इसका एक और लॉजिक दिया जा सकता है कि जब हम, ठीक है ना,
3 वेरिएबल में ये चीज़ पढ़ रहे हैं तो इनका हर एक का कोफिशिएंट 0 नहीं होता है, तीनों का कोफिशिएंट 0 नहीं हो सकता है, ठीक है ना। वो लॉजिक यहाँ पे दिया जा सकता है, बट वो भी आपको लिखना पड़ेगा। उससे अच्छा क्या है यार, आप ऐसे लिख दो, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। कौन सा था ये, सॉल्यूशन नंबर 4, ठीक। चलिए बात कर लेते हैं 5 की और 6 की। तो ये आप खुद कर लेना, ठीक है। मैंने पहले से जानबूझ के सॉल्व करके रख दिया इसको, ताकि आपको अगर कहीं दिक्कत हो तो आप देख पाओ, है ना। बाकी यहाँ पे अच्छा रहेगा पहले खुद से ट्राई करना, ठीक है। पहले खुद से ट्राई करना, अगर आपको नहीं आता है तो PDF मैं दे दूंगा यहाँ से, ठीक है, आप देख लेना, ठीक है ना। सब कुछ मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे अच्छे से, ठीक है। अच्छा याद रखना, ये अलोंग रो 1 है ना, रो 1 के अलोंग फाइंड आउट किया मैंने, ठीक है। तो ये कर लेना, देख लेना आप सॉल्यूशन, अगर आपको दिक्कत हो तो, ठीक है। फिलहाल आप खुद ट्राई करोगे हो जाएगा, बहुत छोटी छोटी बातें थी, अब इतने सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं इस पर, तो वो दोनों आप खुद कर लेना। चलिए आगे अब बात करते हैं सॉल्व कैसे करेंगे, है ना। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में हल्के सिखा दिया है, बट फिर भी बोला गया सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिक्स मेथड इन एक्सरसाइज 7 to 14, यानी क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर 14 तक हमें, ठीक है, मैट्रिक्स वाले तरीके से इसको सॉल्व करना है। पहले यहाँ पर क्या दिया गया, 2 वेरिएबल वाला। तो देखो सबसे पहली बात, जब भी आपको सॉल्व करने को आए तो पहले आप ए मैट्रिक्स क्या है वो लिख दो। तो 5 2 7 और 3, फिर x क्या है, x क्या मतलब जो वेरिएबल कितने यूज हुए हैं, x और y। अच्छा इनको कॉलम वाइज में पता है ना क्यों लिखते हैं, क्योंकि यार 5 × x होगा 2 × y होगा, इसको कॉलम में लिखोगे तभी ये रो वाइज ये कॉलम वाइज चलता है ना। तो a × x करके b मिलता है, क्योंकि बराबर में क्या, देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ये चीज़ मिल रही है, बराबर में जो उससे b बन रहा है, ठीक है। तो b क्या है अपने पास, b अपने पास है 4,5, ठीक है। अब हमें सॉल्व कैसे करना होता है, देखो सॉल्व करना होता है x = a इनवर्स b, ये वाला फॉर्मूला लगा के। ये फॉर्मूला कैसे आता है ये मैंने हालांकि आपको पिछली बार समझाया भी था, फिर भी बता देता हूँ। देखो जब आप a को x से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो b मिल रहा है ना, a को x से मल्टीप्लाई किया b मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि सीधी सीधी बात है ax = b है, ये तो आपको दिख रहा होगा। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, देखो 5x 2y ये रहा, ठीक है, 7x 3y ये रहा, और बराबर में जो उससे b मैट्रिक्स बन रही है। जब ये है तो आप क्या करो, प्री मल्टीप्लाई कर दो a इनवर्स से दोनों तरफ, ये मैंने आपको बताया था। a इनवर्स × a करोगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनता है x, और ये क्या है a इनवर्स b। अब आपको पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें वही मैट्रिक्स आता है, आगे क्या आ जाएगा a इनवर्स b, यानी x क्या होता है a इनवर्स b, यहाँ से हमें पता लगता है, ठीक है। ये सब चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। चलिए अब जरा ध्यान से देखना, मतलब मुझे a का इनवर्स तो चाहिए भाई साहब, है ना। लेकिन उससे पहले मैं क्या करूँगा, चेक करूँगा कि भाई डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है, ये कंसिस्टेंट है भी क्या सिस्टम, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना हो जाएगा, 5 × में 3 कितना हो गया 15, माइनस 7 2 जा कितना हो गया 14, यानी कि 1, है ना। तो मैं सीधा सीधा बोल सकते हैं यार डिटर्मिनेंट 0 तो नहीं आया, 0 नहीं आया मतलब ये यूनिक सॉल्यूशन वाला कंसिस्टेंट है। बट अभी मैं सॉल्यूशन की बात की गई है, कंसिस्टेंट है या नहीं वो नहीं पूछा, है ना। तो अभी मैं बोलूँगा कितने सॉल्यूशन है यहाँ पे, यूनिक सॉल्यूशन है, ठीक है। अब यूनिक सॉल्यूशन होता है तो इसका मतलब सीधी सीधी बात है कि जो फॉर्मूला है x = a इनवर्स b वो यूनिक सॉल्यूशन वाले के लिए ही है। तो मतलब यहाँ पे मुझे a इनवर्स तो चाहिए ताकि मैं वो फॉर्मूला लगा पाऊँ, है ना। मेरा मकसद क्या है, मेरा मकसद है कि भाई x जो होगा वो आएगा a इनवर्स b, तो उसके लिए a इनवर्स पता लगाना मेरा मकसद है, क्योंकि वो पता लगाऊंगा तभी तो वहाँ पुट करूँगा। तो पहले इतना कर लेते हैं फिर वहाँ चलेंगे। तो अब उसके लिए अपने को क्या चाहिए होता है, एडजॉइंट है। एडजॉइंट 2/2 में डायरेक्ट निकाल सकते हैं, अगर एडजॉइंट पता होगा तो इनवर्स आराम से निकल सकता है, ठीक है, क्योंकि डिटरमिनेंट तो पता ही है। तो एडजॉइंट है कितना है साहब, ये जो था इसके डायगोनल वाले एलिमेंट, ठीक है, क्या कर दो स्विच कर दो, मतलब 3 ऊपर और 5 नीचे, है ना। एडजॉइंट निकालने का ट्रिक कई बार बता चुका हूँ 2/2 के लिए, कि भाई इनको आपस में इंटरचेंज कर देते हैं, स्विच कर देते हैं और इनका निशान बदल देते हैं, यानी कि 2 से -2 हो जाएगा, 7 से -7 हो जाएगा, ठीक है। और आपको पता है कि भाई अगर ये पता लग गया तो ए इनवर्स पता लगाना बहुत आसान है। इनवर्स क्या होगा, 1 / डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इनटू में क्या एडजॉइंट ए, इनटू में क्या एडजॉइंट ए। अब आपको पता है यार डिटर्मिनेंट ए तो 1 है ना, डिटर्मिनेंट ए जो है ये तो 1 है,
इसका मतलब 1 से इसको डिवाइड करो कोई फर्क नहीं पड़ना, यही आंसर आ जाएगा सीधा सीधा। जो एडजॉइंट आया है, एडजॉइंट कितना आया है 3 - 2 -7 5 हो गया। अब यहाँ पे पुट कर दो ना यार, x की वैल्यू क्या क्या है, ठीक है यहाँ पे मतलब x मैट्रिक्स में क्या क्या आ रहा है एलिमेंट, x और y इज इक्वल टू ए इनवर्स पे क्या आया है 3 - 2 -7 5, 3 - 2 -7 5, ठीक है। और b में क्या आया है साहब 4 और 5, तो यहाँ क्या लिखोगे 4 और 5, ठीक है। अच्छा इसको कैलकुलेट करें जरा अगर हम, तो क्या मिलेगा अपने को, देखते हैं जरा। 3 4 जा कितना होता है 12, -2 5 जा कितना होता है -10, और 7 4 जा 28 लेकिन माइनस का है, 5 5 जा 25 प्लस का है। तो मतलब फाइनली अपने को क्या मिल रहा है, देखो सिंप्लीफाइड करो, सिंप्लीफाइड तरीके से हमने सोल्व किया तो सिंप्लीफाई करने के बाद क्या मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है 2 -28 + 25, ठीक है ना, ये 25 प्लस का है, ठीक है। तो कितना बचेगा -3। इसका मतलब क्या है साहब, इसका मतलब है x की वैल्यू आएगी 2 एंड y की वैल्यू आएगी -3। अब जैसे ही आपको सोल्यूशन मिल जाए फटाक से डब्बे में बंद करो, नहीं तो ये भाग जाते हैं, भागने मत देना इनको, ठीक है, तुम्हारे नंबर लेके चले जाएंगे। इतना समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें अगर अपन, तो बिल्कुल वैसा ही सवाल है ना, इसको भी देख ही लेते हैं। सॉल्यूशन नंबर 8 एकदम ध्यान से देखना यार, ये क्वेश्चंस बहुत सारे जो भी आप कर रहे हो ना ये सब इंपॉर्टेंट है। इस वाले एक्सरसाइज का तो हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि डायरेक्ट एग्जाम में आते हैं लोग, ठीक है, आपको मिल जाएगा, ज़्यादा चांसेस है 3 वेरिएबल वाला, ठीक है। तो यहाँ से देखो अगर मैं मैट्रिक्स ए की बात करूँ तो 8 के पास क्या आएगा 2 और -1, वाई का कोफिशिएंट -1 है, यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट 3 है, वाई का कोफिशिएंट 4 है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ एक्स की तो इसके पास क्या आएगा भाई, एक्स और वाई ये 2 वेरिएबल इस्तेमाल कर रहे हो आप यहाँ पे, ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। और बी की बात करें तो क्या आएगा, इक्वल टू में क्या लिखा हुआ है -2 और 3, याद रहे आपको वो इसी फॉर्म में होने चाहिए, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू समथिंग जो भी कांस्टेंट है, ठीक है ना, ठीक है। आपको याद रहे कि ये जो इक्वेशन है आपको इसी फॉर्म में होना चाहिए, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू जो भी है, ठीक है, मतलब एक्स वाई वाली टर्म्स लेफ्ट में, बाकी सब कांस्टेंट चीज़ है राइट में, ठीक है। तभी आपको ऐसे मैट्रिक्स बनानी है। तो कभी कभी ऐसे नहीं भी देते हैं तो आप उनको अरेंज करना पहले अच्छे से, ठीक है ना। तो अपना काम क्या है भाई साहब, पहले पता लगाना कि सॉल्यूशन यूनिक है या नहीं है, यूनिक होगा तो अभी हमें सॉल्व करेंगे, नहीं तो हम छोड़ देंगे, ठीक है ना। अपने सिलेबस में यूनिक सॉल्यूशन वाला ही है, तो उसके लिए क्या डिटरमिनेंट 0 नहीं आना चाहिए। तो करके देखते हैं यहाँ पे, 2 4 जा कितना हुआ 8 -3 × -1 -3 यानी प्लस हो जाएगा, कितना आ गया 11। अब जाहिर सी बात है, इसका मतलब क्या है कि भाई डिटरमिनेंट जो भी है वो 0 तो नहीं है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है यूनिक सॉल्यूशन है, तो हम सॉल्यूशन निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ से उसके लिए फिर से ए इनवर्स की ज़रूरत पड़ने वाली है, उसके लिए एडजॉइंट की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो एडजॉइंट ए कैसे निकालते हो आप यार, सीधी सी बात है, इसको जो भी डायगोनल वाले एलिमेंट है इनको इंटरचेंज करते हैं और इन दोनों का निशान बदल देते हैं, निकल गया। फिर इनवर्स कैसे निकालते हो आप, 1/डिटरमिनेंट डिटरमिनेंट ऑफ ए आता है, इनटू में क्या करते हो आप एडजॉइंट ऑफ ए लिखते हो। अब डिटरमिनेंट ए कितना आया है 11, तो ये हो जाएगा 1/11 और एडजॉइंट जो भी है वो कितना है 4 1 और दूसरी रो है -3 2, ये निकल गया, ठीक है। इसके बाद की कहानी यहाँ चलेगी सर। अब मुझे क्या करना है, मुझे निकालना है x जो कि होता है ए इनवर्स b। x के पास क्या है सर, 2 वेरिएबल हैं x और y। ए इनवर्स क्या है सर 1/11 और ये जो भी है, ठीक है 1/11, 4 1 -3 2, 4 1 -3 2। बी के पास क्या है सर -2 3, -2 3 करके देखते हैं भाई साहब 1/11। अब यहाँ से 4 गुणा में -2 यानी कि -8, 1 गुणा में 3 यानी +3, यहाँ पे -3 -2 गुणा करोगे 6 और 2 3 6, ठीक है। और यहाँ पे क्या चल रहा है सर, वही मैट्रिक्स,
ठीक है, कितना आ जाएगा, यहाँ बचेगा -5, यानी हो जाएगा -5/11, और यहाँ क्या हो जाएगा 12/11। तो अगर कंपेयर करें तो कितना हो जाएगा सर, यहाँ पे एक्स वाई चल रहा है, इसका मतलब x की वैल्यू आ गई -5/11 एंड y की वैल्यू आ गई 12/11। जैसे सॉल्यूशन मिला फिर से डब्बे में बंद करो, नहीं तो भाग जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं इसको बॉक्स में क्यों बंद करते हैं, उसका रीजन यही है, ये भाग जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया, ये सॉल्यूशन समझ में आ गया, आगे चलते हैं। ठीक है, तो देखो यार, जिसमें जितने ये लीनियर इक्वेशन वाला सिस्टम था 2 वेरिएबल्स में, ये तो मैंने आपको समझा दिया कैसे करना है। ठीक है ना, 7वां क्वेश्चन भी आपने देख लिया, 8वां क्वेश्चन भी आपने देख लिया। जो 9वां क्वेश्चन है वो मैंने पहले से ही सॉल्व करके यहाँ पे रखा हुआ है, ताकि यार टाइम ना लगे। देखो आपको सॉल्व करना तो आ ही गया है, आप खुद से ट्राई करना, नहीं आएगा तो यहाँ PDF में देख लेना ना, सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल अच्छे से किया हुआ मैंने। ठीक है, 9वां भी, और देखो जो क्वेश्चन नंबर 10 है इसमें भी 2 ही वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशन है, इसको भी मैंने पहले से ही सॉल्व करके रखा हुआ है एकदम बढ़िया तरीके से। ठीक है, तो इसको भी कर लेना। हाँ, 3x3 वाला मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, जो 3x3 मतलब भाई अगर इसमें 3 वेरिएबल हैं, जो A मैट्रिक्स बनेगी वो 3x3 की बनेगी। ठीक है, चलो इसको करते हैं, और सॉल्यूशन नंबर 11 की बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, सॉल्यूशन 11। ठीक, तो यहाँ पर देखो मैट्रिक्स A के पास क्या क्या है, देखो पहली रो क्या बनेगी, 2, y का कोएफिशिएंट 1 है, z का कोएफिशिएंट 1 है, यानी कि 2 1 1। ऐसे ही यहाँ पर क्या है, देखो 1 -2 -1, तो 1 -2 -1। यहाँ पे 3 5, सॉरी x तो है ही नहीं, खैर है ना, यहाँ पे x नहीं है तो x की जगह 0 लिखोगे, x का मतलब कोएफिशिएंट जो है वो 0 रहेगा। ठीक है, y 3 है, और z यहाँ पे -5 है। ठीक है ना, तो इसको ज़रा ध्यान से करना कि कौन सा मिसिंग है, उसका कोएफिशिएंट 0। तो यहाँ पे x y z सब थे, यहाँ पर भी सब थे, यहाँ पे x मिसिंग है तो उसका कोएफिशिएंट 0 आ गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अच्छा, x मैट्रिक्स क्या होगी, ठीक है, x मैट्रिक्स क्या होगी उसकी बात करते हैं, यहाँ से ध्यान से देखना। 3 वेरिएबल यहाँ पे यूज हुए हैं x y z, तो ये आएगा यानी कि इस पर। ठीक है, क्लियर हो गया, इसको अच्छे से लिख देता हूँ। देखो इसके बाद क्या, इसके बाद अपने पास B मैट्रिक्स क्या होगी, तो y = में क्या है, 1 है, फिर कितना है 3/2 है, फिर क्या है 9 है। ठीक है ना, अब मुझे बताओ कि यार यहाँ पे बस कैलकुलेशन ही तो थोड़ी ज़्यादा हो जाएंगी, तरीका तो सेम रहेगा, प्रोसीजर तो वही रहेगा। ठीक है, तो मतलब मेरा मकसद क्या रहेगा, अब यहाँ पे सबसे पहले पता करना कि डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है। ठीक है, डिटर्मिनेंट क्या आता है ये पता करना है अपने आप को। तो इसको ना कॉलम 1 के अलोंग करो, इसमें एक 0 आ रहा है, जल्दी हो जाएगा, है ना। तो मैं यहाँ पे लिखा फाइंडिंग डिटर्मिनेंट अलोंग कॉलम 1, है ना, कॉलम 1 के अलोंग डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। चलो, तो यहाँ पे देखो यार कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे पहले 2 आया, है ना, इस 2 को ढक दो, कितना हो जाएगा 10 + 3, यानी कि यहाँ जाएगा 10 + 3, सीधा 13 लिख सकते हो, और मेरे को समझाना है इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूँ। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या है 1, क्योंकि ये ऑड एड्रेस पे है तो यहाँ पे -1 आएगा, निशान बदल के लिखोगे, इसको ढकोगे तो कितना हो जाएगा -5 -3। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा -5 -3, और अगला तो देखो 0 है तो ये तो 0 रहना है। कितना हो जाएगा, देखो 10 और 3 13 दूनी 26, और ये -8 × 8 1 + 8, 6 और 8 14 यानी 34 हो गया। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट जो भी आ रहा है वो 0 तो नहीं आ रहा, तो 0 नहीं आया, इसका मतलब क्या है, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, ये क्या है, यूनिक सॉल्यूशन। समझ में आ गया इतना। अब इसके बाद क्या करते हैं, हम ये निकालते हैं ना A11 कितना है, A12 कितना है, मतलब को फैक्टर्स निकालते हैं ना। ऐसे मत लिखो, ऐसे बहुत टाइम लगता है A11 A12 लिखने में, सीधा ना आप इसको जनरलाइज फॉर्म में लिखो AIJ, है ना, कि तब और इसकी एक मैट्रिक्स ही बना दो। ठीक है, और ये निकाल लो आप। ठीक, इसको कलर चेंज कर देते हैं, हमें बार बार A11 A12 नहीं लिखना पड़ेगा, तो एलिमेंट तो लिखने पड़ेंगे तब भी, वैसे लिखोगे तब भी, बट वो टाइम बच जाएगा आपका ना, बार बार A11 A12 बकवास। ठीक है, ऐसे लिखो, ये करो। हाँ, यहाँ पे मेंशन जरूर कर देना, वेयर
ठीक है, वेयर Aij इज कोफैक्टर ऑफ Aij। एक बार में मेंशन हो गया ना यार। ठीक है, अब कोफैक्टर डायरेक्ट निकाल लो जल्दी जल्दी। ठीक, तो कोफैक्टर निकालते हैं भाई। इस 2 की बात करेंगे, इसको ढक दोगे तो वैसे तो हमें निकाल भी चुके हैं, 13 आएगा, फिर भी देख लो यहाँ से 10 और यहाँ से 3 कितना हो जाएगा 13। तो यहाँ से कितना हो गया 13। फिर अगर हम इसकी बात करेंगे, इसको और इसको ढक देंगे, कितना आ जाएगा -5 हो तो 0 हो गया, यानी कि -5। लेकिन यहाँ पे निशान बदल जाएगा 5 क्योंकि ये ऑड एड्रेस था। ठीक है, यहाँ से आओगे तो कितना हो जाएगा 3 - 0 यानी कि हो जाएगा 3। फिर यहाँ पे आओगे, इसको और इसको ढक दोगे तो कितना हो जाएगा -5 - 3 -8 आएगा। लेकिन ये ऑड एड्रेस पे है तो एक माइनस और लगाओगे +8 बन जाएगा। फिर इसकी बात करोगे, इसको और इसको ढक दोगे तो -10 हो तो 0 हो गया, तो ये हो जाएगा -10 हो गया। ठीक है, फिर इसको ढक दोगे तो 2 3 6 -0 यानी कि 6 हो गया, लेकिन ये ऑड एड्रेस है तो -6 हो जाएगा। फिर ये तो 0 को ढक दोगे तो कितना हो जाएगा -1 + 2। ठीक है, यानी कि 1 बचेगा। क्लियर हो गई बात। इसके बाद ये रहा, ये वाला एलिमेंट ढकोगे तो -2 - 1 यानी कि -3, निशान बदल दोगे +3, ऑड एड्रेस है ये। यहाँ पे आओगे तो -4 - 1 यानी -5। पता है ना ऑड एड्रेस कौन कौन से होते हैं, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे जो भी आता है उसको निशान बदल के लिखते हैं अपन। ठीक है, चलो तो ये आ गया Ai यानी कोफैक्टर वाली मैट्रिक्स आई है। अब मुझे तो एडजॉइंट चाहिए, मुझे तो क्या चाहिए एडजॉइंट। तो मेरे को पता है भैया कि जो एडजॉइंट ऑफ A होगा ना वो ट्रांसपोज होगा इस कोफैक्टर वाली मैट्रिक्स का। क्या होगा ट्रांसपोज ऑफ जो भी कोफैक्टर वाली मैट्रिक्स आई है, ये वाली है ना, ये वाली जो आई है। तो आपको करना क्या है, इसका ट्रांसपोज निकालना है ना। मतलब जो पहली रो है 13 5 3, इसका कॉलम बनाओ, और जो दूसरी रो है 8 - 10 - 6, इसका दूसरा कॉलम बनाओ। ठीक है, और फिर 1 3 - 5 जो यहाँ पर है वो यहाँ पे लिखो। ये निकल गया आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए। अब आपको पता है कि इन्वर्स की जरूरत पड़नी है तो इन्वर्स निकाल लेते हैं यार। ए इन्वर्स क्या होता है 1 / डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इनटू में क्या होता है साहब एडजॉइंट ए। क्या आएगा ये डिटर्मिनेंट कितना आया भाई साहब, कहाँ गया बे, ये रहा। ठीक है 34, तो यानी कि यहाँ पे आएगा 1 / 34। और इसमें क्यों मेहनत करूँ यार, मैं कॉपी कर लेता हूँ। समझ में आया क्या यहाँ तक। ठीक है, चलो ये निकल गया आपके पास ए इनवर्स। अब आप क्या करोगे, अब आप लिखोगे नाउ अपने पास क्या है। अब है अपने पास कि भैया x बराबर होता है ए इनवर्स बी। x के पास क्या है XY Z। ए इनवर्स के पास क्या है, ये रहा, यही तो है ए इनवर्स, छापो ना फटाफट। ठीक है, बी के पास क्या है, बी तो बेचारा हल्का फुल्का है, कहाँ गया 1 3/2 9, 1 3/2 9। चलो करते हैं 1 / 34, कितना हो जाएगा देखो 13 1 जा 13 प्लस 8 इंटू में 3/2, 2 से 8 को काट दो 4, 4 3 जा 12 यानी प्लस में 12 प्लस 1 इंटू 9 9। प्लस खतरनाक सा बन गया ना, अच्छा से बनाते हैं, अच्छे से बनाते हैं। ठीक है, फिर से 5 एकम 5, बचपन याद आ रहा है पहाड़ा सीखते हुए। ठीक है 2 5 जा 10, 5 3 जा 15 यानी -15, 3 9 जा 27। फिर आ जाओ 3 1 जा 3। अच्छा पहाड़े तुम्हें हिंदी में आते हैं इंग्लिश में आते हैं, मैं तो इंग्लिश में करता हूँ ना, मुझे लगता है कि भाई
पता नहीं क्या बहुत बड़ी सी चीज़ है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ऐसे दिमाग ही नहीं जल्दी चलता मेरा, क्योंकि मैंने हिंदी में पढ़ा है ना। तो मैं तो ऐसे लगता है भाई 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ऐसे तो कितना भी करा लो, बड़े बड़े पहाड़े भी जल्दी से जाते हैं। बट इंग्लिश में तो लगता है पता नहीं क्या है। बट अब इंग्लिश में पढ़ा तो मैं कन्फ्यूज आता हूँ कि यार मैं कैलकुलेशन हिंदी में करता हूँ, कहीं आपको दिक्कत तो नहीं होती। नहीं तो जैसे मैं 3 1 जा 3, इतने में बहुत टाइम लगेगा। 3 एकम 3, 6 से किया वो जल्दी हो जाएगा। ठीक है, 2 3 6, 3 3 9, यानी माइनस का 9 आ गया। ठीक है, और फिर यहाँ से करोगे तो 45 आ जाएगा, माइनस का 9 बजे 45। ठीक है भाई साहब। अच्छा, अब जो बचा है ना मैं यही लिख दे रहा हूँ, नीचे जगह है नहीं भाई साहब, जगह की कमी है, पैसे कम थे तो इतना ही खरीदा मैंने बोर्ड। ठीक है, बड़ा बोर्ड नहीं लिया, वैसे बहुत बड़ा है। ठीक है, मजाक कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आ जाओ, कितना होता है देखो, 13 12 25, 25 और 9 34। यहाँ पे आ जाए तो 27, कितना बचेगा यहाँ पे, 17 बच जाएगा ना, 17 बच जाएगा। 17 क्यों बच जाएगा, क्योंकि इसमें से ये गया तो माइनस का 10 और ये, ठीक है 17 बच जाएगा। यहाँ से कितना बचेगा भाई साहब, 45 और 9 54, 54 में से 3 क्या नहीं 51, लेकिन माइनस का बचेगा। अरे यार 34 से डिवाइड करके देखो भाई साहब कितना आएगा, ध्यान से देखना। अरे जगह 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 कहाँ, चलो जगह नहीं तो हल्का सा ऊपर कर ही लेते हैं, है ना। ऊपर करने में दिक्कत क्या है मैंने आपको बताया हुआ है पहले भी, बट कोई बात नहीं, वो मैं बाद में छोटा कर दूंगा इसको। चलो अब 34 से डिवाइड करो, 34/34 1 होता है क्या, बिल्कुल। 17/34 1/2 होता है क्या, बिल्कुल। 51/34 17 3 51, 17 दूनी 34, यानी 3/2 होता है क्या, बिल्कुल। माइनस भी है क्या, हाँ। इसका का मतलब है भाई साहब, इसका मतलब है x बराबर है 1, y बराबर है 1/2 और z बराबर है -3/2। जैसे आपको आंसर मिल रहा है क्या करना है आपको, डब्बे में बंद करना है। क्यों डब्बे में बंद करते हैं, क्योंकि ये भाग जाते हैं। चलो समझ में आ गया इतना। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखो इसको उससे पहले छोटा कर दूं यार, नहीं तो पीडीएफ एक्सपोर्ट करता हूँ ना तो ये चीज़ कट जाती है जो बाहर गई होती है, फिर आप लोग कहते हो यार पीडीएफ में पूरा तो है ही नहीं, है ना, तो उसका भी ख्याल रखना है ना मुझे, तो बड़ी झंझट है यार। चलो सही है। चलो क्वेश्चन नंबर 12, ये मैंने पहले से उतार लिया है, टाइम बच जाएगा इतना। ठीक है, देखो ए मैट्रिक्स क्या होगी, 1 -1 1, ठीक है, 2 1 -3 1 1 1, ठीक है। एक्स वाई जेड एक्स में आ जाएगा, बी में क्या आएगा 4 0 2, इतना क्लियर है। अच्छा, इतना अगर क्लियर है तो अपन क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए आप किसी के भी अलोंग एक्सपेंड कर दो, या फिर आप यूँ लिख दो फाइंडिंग डिटर्मिनेंट अलोंग, ठीक है, जिसके भी अलोंग फाइंड आउट करना है। ठीक है, फाइंडिंग डिटर्मिनेंट अलोंग, नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, बट मेरे को लिखना पड़ेगा भाई, पीडीएफ में समझना है ना तुम्हें, बाद में करोगे समझ नहीं आएगा किसके अलोंग क्या कर दिया। ठीक है, थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, फिर आप मुझे बोलोगे। ठीक है, फाइंडिंग अलोंग 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 अलोंग, चलो यार रो 1 के अलोंग ही करते हैं, रो 1 फेवरेट होती है ना। आप लोगों को भी रो 1 से ही ज़्यादा अच्छा लगता होगा, जीरो वीरो कहीं नहीं मिल रहा है तो अपन क्या करते हैं, रो 1 से ही करो यार। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ, देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना हो जाएगा, देखो 1 इंटू 1 1 जा 1, 1 इंटू में -3 +3 हो गया, यानी कि 1 + 3, ठीक है ना। तो 1 + 3, फिर -1 को +1 कर दोगे, ऑड एड्रेस पे है तो इसको ढकोगे तो क्या बचने का है, 2 एकम 2 +3, है ना। हालांकि 5 होता है बट मैं 2 + 3 लिखूंगा, मुझे समझाना है ताकि पीडीएफ में बाद में आपको समझ में आए, है ना। फिर भी मैं कुछ स्टेप तो गायब करता ही हूँ। ठीक है, 2 एकम 2 -1, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 -1, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 3 और 1 4, 2 और 3 5, 2 से गया 1, तो 4 5 9 और 1 10 ही होता है ना, सच में। हाँ भाई, तो ये 0 के बराबर तो नहीं आ रहा, 0 के बराबर नहीं आ रहा, इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है। अब यूनिक सॉल्यूशन आया तो क्या अपन करेंगे भाई, एडजॉइंट फाइंड आउट करेंगे, फिर उसका ट्रांसपोज निकालेंगे। एडजॉइंट के लिए कैसे लिखते फिरेंगे, A11 A12, अरे बहुत टाइम लग जाएगा, है ना। नहीं करेंगे, हम नहीं कर रहे ऐसे भाई, मैं तो बिल्कुल नहीं कर रहा। ठीक है, क्या करेंगे, जनरल फॉर्म में लिखेंगे कि यार देखो ये वाली मैट्रिक्स फाइंड आउट करते हैं, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, एडजॉइंट आ जाएगा, है ना। और यहाँ पे मेंशन कर दो वेयर Aij क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो है कोफैक्टर। किसका कोफैक्टर है साहब, एलिमेंट स्मॉल Aij का। ठीक है, चलो करते हैं फटाफट Aij, है ना।
पहले इसको ढक दोगे, कैलकुलेट करने की जरूरत है नहीं भाई, इसको ढक के जो किया था वही तो आया था 1 + 3, चाहे आप यहाँ करके देख लो, 1 × 1 = 1 और +3 यानी 4, ठीक है। तो जाहिर सी बात है ये तो आ जाएगा 4, ठीक है। इसको ढक के कैलकुलेट करने की जरूरत है नहीं। R1 के अलोंग फाइंड किया था ना, R1 वाला तो आंसर हमें पता है 2 और 3 5 आएगा, लेकिन वहाँ पे निशान बदल देंगे, -5 आएगा, चाहे आप करके देख लेना, ठीक है। ऐसे ही इसको जब ढकेंगे तो ये 2 × 2 - 1 करने की जरूरत है नहीं, वो यहाँ पे लिखा हुआ है, 2 में से 1 गया 1, हालांकि निशान का ध्यान रखना होता है, इसका निशान बदलना होता है। हाँ बाकी वो तो कैलकुलेट करना पड़ेगा यार, इसको और इसको हटाओ तो कितना -1 -1 -2 हो गया, लेकिन यहाँ पे एड्रेस चेंज हो जाएगा, मतलब एड्रेस ऑड है तो निशान चेंज हो जाएगा। इसको ढकेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 में से 1 गया 0 है भाई साहब, तो ये 0 हो जाएगा, है ना। ये ठीक वैसे ही जैसे आपके कुछ टेस्ट में नंबर आते होंगे 0, ठीक। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ से यहाँ पे आ जाएँ तो कितना हो जाएगा 1 और +1 कितना हो जाएगा 2, है ना। अब ईगो मत लेना मैं 0 बोल देता हूँ, ठीक है। ये हो जाएगा माइनस, अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, ये हो जाएगा 3 -1 कितना होता है 2 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 -1 2 3, ठीक है। यहाँ की बात करें अगर अपन तो कितना हो जाएगा -3 -2 -5, लेकिन ये ऑड एड्रेस पे है तो +5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ की बात करें अगर अपन तो 1 + 2 3 हो जाएगा। अब जैसे ही आपके पास ये आ गया, लेकिन आपको तो निकालना था एडजॉइंट, आपको तो निकालना था एडजॉइंट, तो आप लिखोगे ना यार यहाँ पे एडजॉइंट ए होता क्या है, ये होता है ट्रांसपोज, ठीक है। ये क्या होता है, ये होता है ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर वाली मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर वाली मैट्रिक्स क्या है, ये रही, यानी कि ये रही, ठीक है ना, ये तो है भाई। इसका ट्रांसपोज करो तो यहाँ से 4 - 5 1, 4 - 5 1 जो कि रो था उसको हम कॉलम बना देंगे, पहली रो को पहला कॉलम बनाया, दूसरी रो को दूसरा कॉलम बनाएंगे, 2 0 - 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 0 - 2, फिर यहाँ पे 2 5 3, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 5 3। ये पता लग गया कि आपको कि भाई ये तो एडजॉइंट ए आ गया है, ठीक है ना, क्या आ गया है एडजॉइंट ए आ गया है। अब अगर आपके पास एडजॉइंट ए है तो आप ए इनवर्स निकाल सकते हो बहुत ही आसानी से, ठीक है, क्योंकि आपके पास डिटर्मिनेंट भी है। तो ये क्या होता है 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ए, क्या हो जाएगा ये डिटर्मिनेंट कहाँ गया बे, ये छुप जाता है यार, ये रहा, ठीक है। डिटर्मिनेंट कितना आया है 10 आया है, तो ये हो जाएगा 1/10, और इनटू में एडजॉइंट ए तो अपने पास है ना, ये रहा, ठीक है। क्लियर है इतना। बहुत सारे बच्चे कहते हैं मैं ठीक है बहुत बोलता हूँ, मेरी आदत पता नहीं कैसे निकल जाता है हर बात में ठीक है, ठीक है। देखो फिर निकल गया। तो यहाँ से आ जाओ, यहाँ पे अपन क्या करेंगे, अब ए इनवर्स पता लग गया है, चलो अब मेन काम चालू होता है कि भाई अपने को एक्स जो मैट्रिक्स थी उसमें एक्स वाई जेड जो भी था वो फाइंड आउट करना था। तो ये क्या होता है, ये होता है ए इनवर्स बी। तो एक्स के पास क्या है, एक्स है, वाई है, जेड है, ए इनवर्स वो तो निकाला हुआ है यार, क्यों मेहनत करेंगे, है ना। यहाँ पे आ जाओ, ठीक। अब यहाँ से बी के पास क्या है साहब, बी कहाँ है, ये रहा 4 0 2, वही था ना, हाँ ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 4 0 2, है इतनी जगह क्यों ले रहा भाई, ठीक, इतनी बात समझ में आई। चलो इसका रंग बिरंगा संसार ब्लैक एंड वाइट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, तो यहाँ से हो जाएगा 1/10, यहाँ एक बार लिख लेते हैं सब कुछ अच्छे से, है ना। 4 4 जा 16 होता है, प्लस 2 इंटू में 0 0 ही हो गया यार ये तो, फिर 2 इंटू में 2 4 हो गया यार ये तो, फिर यहाँ पे चले तो -20 0 और 10, ठीक है, -20 0 प्लस का 10, ठीक है। क्लियर हो गई इतनी बात। अब आगे चलें अगर हम तो -4 0 6, -4 0 और 6, ठीक है। कुछ गड़बड़ी तो नहीं हो रही ना, ऐसा लग रहा है जैसे ये अगर ये -6 होता तो ये 10 फिर से 10 के पहाड़े मान वाला बन जाता, तो कुछ गड़बड़ी सड़बड़ी तो नहीं हुई ना भाई यहाँ पे।
10 के पहाड़े में आने वाला नहीं बन रहा ना, सब बन रहे हैं ना 10 के टेबल में आने वाले। 10 से कट जाता है फिर, कहाँ गलती कर दी, अरे यार। ठीक है, 1 4 जा 4 ही तो होता है, -4 भी लिख दिया। ठीक है, ये +4 है भाई लोग। ठीक है, मैं हटा ही देता हूँ ना, प्लस लिखो मत लिखो, प्लस ही रहता है। ठीक है, तो अब आ जाओ यहाँ से। तो यानी कि ये देखो x y z कितना हो जाएगा, ध्यान से देखना। ठीक है, ये कितना 16 4 20, 20 डिवाइड बाई 10 किया, कितना आ गया 2 आ गया। ये हो जाएगा -10। अच्छा पूरा लिख दूँ क्या, ताकि PDF में बाद में देखो तो समझने में आसानी रहे। ठीक है, हालांकि इतना यार 12th में ज़रूर नहीं है, बट फिर भी लिख देता हूँ। ठीक है, 16 4 20, ये हो जाएगा -10, ये हो जाएगा +10। इसको अगर 10 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, 10 दूनी 20 है ना। 10 दूनी 20 होता है, 2 बार टेबल जाएगा, यहाँ 1 बार टेबल जाएगा, यहाँ 1 बार टेबल जाएगा, है ना। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है अगर हम कंपेयर करें तो x की वैल्यू मिलेगी 2, y की वैल्यू मिलेगी -1 एंड z की वैल्यू मिलेगी 1। ठीक है ना। अब आपको पता होगा क्या करना है, अरे बंद करना है यार इन्हें। ठीक है, मज़ा बहुत आता है जब सॉल्यूशन आता है ना, उसे डब्बे में बंद करो। ठीक है, ये हो गया। चलो छोटा कर देता हूँ ताकि आप जब भी यहाँ पे इसको देखें। चलो अब देखो यार, अब आपको 3 वाला भी निकालना आ गया है ना। मैंने आपको 11वां करा दिया, ठीक है, जिसमें 3 वेरिएबल थे। 12वां भी करा दिया। 13वां और 14वां मैंने पहले सॉल्व करके रखा हुआ है। देखो ये रहा क्वेश्चन नंबर 13, हर एक स्टेप अच्छे से किया है। आप खुद ट्राई करना और कोशिश करना कि हेल्प ना लेनी पड़े। अगर हेल्प लेनी पड़ी तो कोई बात नहीं, यहाँ से आप देख लेना सब कुछ। 13 एंड 14 क्या हुआ है। 15 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 थोड़ा ही अलग है, ज़्यादा नहीं। देखो यार, क्वेश्चन नंबर 15 ज़्यादा अलग नहीं है। ठीक है, लगभग सेम है, जैसे कि मैंने अभी कहा भी था। तो यहाँ पर ठीक है, एक मैट्रिक्स ए दी गई है, हमें ए इनवर्स फाइंड आउट करना है, सबसे पहला काम। उसके बाद बोला गया भाई ए इनवर्स का यूज़ करके इसको सॉल्व करो। तो असलियत में देखें ना अगर हम, तो यहाँ से अगर आप मान लो ये ना भी दिया होता, तो यहाँ से जब आप मैट्रिक्स बना रहे हो तो भाई 2 - 3 5, 3 2 - 4 1 1 -2 वही बननी थी। मतलब कुछ नया नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों एक अलग नया सॉल्व बना दिया। ठीक है ना। तो यहाँ पे आ जाओ। ठीक, ए आपके पास क्या है, देखो ए आपके पास है 2 -3 5, बी आपके पास मतलब दूसरी रो आपके पास है 3 2 -4, तीसरी रो आपके पास है 1 1 -2। ठीक है ना। फाइंडिंग डिटर्मिनेंट अलोंग, फाइंडिंग डिटर्मिनेंट अलोंग R1 के अलोंग फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पर कितना है 2, अब मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ है ना। 2 को डोगोड -4 और +4 0 हो गया यार ये। ठीक है, -3 को +3 बनाओगे यहाँ पे, और इसको ढकोगे तो कितना हो जाएगा -6 +4 यानी कि -2 बच जाएगा। फिर +5, 5 खतरनाक सा बन गया है, अच्छे से बना दें, फिर से खतरनाक ही बना। ठीक है, यहाँ आ जाओ, 3 में से 2 गया 1, तो कितना हो जाएगा ये तो 0 हो गया। 3 दूनी -6 + 5 यानी कि -1 आ जाएगा यार। तो डिटर्मिनेंट कितना आया, डिटर्मिनेंट आया -1, जो कि 0 तो नहीं होता है, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन है। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन है। अब अगर इसका यूनिक सॉल्यूशन है तो फिर से हमें ए इनवर्स की जरूरत पड़ेगी। उसके लिए पहले एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट के लिए पहले कोफैक्टर वाली मैट्रिक्स निकालनी पड़ेगी, है ना। या फिर आप A1 1 8 1 2 ऐसे कोफैक्टर अलग से निकालो, या फिर ठीक है, अपन सीधा फाइंड आउट करते हैं AIJ, वेयर, ये मेंशन करना पड़ेगा अगर आप इस तरीके से कर रहे हो, वेयर कैपिटल AIJ इज कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट स्मॉल AIJ। ठीक है, तो अब यहाँ पे आ जाओ। देखो यार, इसका तो 0 ही आना है, करके देख लो, चाहे अभी हमने करा भी था है ना, -4 +4 0। तो मतलब जिसके अलोंग फाइंड आउट किया ना उसको तो पता है आपको भाई, R1 के अलोंग फाइंड किया ना, तो इसका R1 तो यहीं से निकल जाएगा। जो अंदर वाली चीज़ आई है -2 है, पर इसका निशान बदल देना, क्योंकि इस एड्रेस पे और निशान बदलता है और वहाँ पे 1 आएगा। चाहे आप करके देख लेना यार। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ तो यहाँ से
-5 यानी 1 आ जाएगा यहाँ पर, लेकिन निशान बदलोगे। और यहाँ की बात अगर मैं कर रहा हूँ तो -4 और -5 यानी कि -9 आएगा। अगर मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ 2 एकम 2 + 3 यानी 5 आएगा, निशान बदल दोगे, इस जगह पे निशान बदला जाता है। यहाँ की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो 12 - 10 यानी कि 2 आ जाएगा। और अगर मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ तो -8 और -15 यानी कि -23 जो कि हो जाएगा +23। और अगर मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ तो 4 + 9 13। ठीक है, तो ये निकल गया। ठीक है, कोफैक्टर वाली मैट्रिक्स, इसका ट्रांसपोज करोगे आपको एडजॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि यहीं पे कर दूँ क्या, जगह तो है, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ एडजॉइंट ए जो होगा वो हो जाएगा ट्रांसपोज ऑफ ये वाली जो मैट्रिक्स आई है। ठीक है, इसको मैं यहीं पे लिख दूँ कि यार जगह तो है, फ़ायदा उठाओ जब जगह है तो, है ना। इसी का ट्रांसपोज कर दो, 0 2 1 था तो इसको ऐसे लिखोगे 0 2 1 यानी फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो से सेकंड कॉलम, थर्ड रो से थर्ड कॉलम। यहाँ तक क्लियर है क्या आपको? यहाँ तक क्लियर है? अब देखो आगे। अब इतना हो गया। अब हमने ए इन्वर्स निकालना था, हमारा मेन मकसद क्या था, ए इन्वर्स निकालना। ठीक है, इसको छोटा कर दोगे, ठीक है, क्योंकि उसकी तो ज़्यादा वैल्यू है भी नहीं अभी। ए इन्वर्स निकालना है अपने को, यहीं से करते हैं। ए इन्वर्स क्या हो जाएगा, 1 / डिटरमिनेंट ऑफ ए और इंटू में एडजॉइंट ए, अब देखो ना यार भाई, डिटरमिनेंट है -1, डिटरमिनेंट कितना है -1, मतलब क्या, -1 से एडजॉइंट को डिवाइड करोगे तो सबके निशान बदल जाएंगे, 0 पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ढीठ बंदा है ना। -1 हो जाएगा +1 और 2 हो जाएगा -2। ठीक है, इसी तरह से -2 + 9 हो जाएगा -2, हो जाएगा +9, 23 माइनस का हो जाएगा, प्लस का था, 1 से हो जाएगा -1, यहाँ मैं हट जाता हूँ ताकि आपको देखिए, -5 से +5 और 13 से -13। ठीक है, इतना, ये आपके पास ए इन्वर्स आ गया। अब क्या बोला गया है कि भाई ए इन्वर्स की मदद से इसको सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व करोगे तो ए तो अपने को पता है वही रहेगा, देखो इससे जो मैट्रिक्स बनेगी वो वही रहनी है, मैट्रिक्स ए, है ना। चाहे फिर से आप लिख सकते हो, चाहो तो यहाँ से अगर हम ए बनाएं तो वही बनेगा, ठीक है ना। चाहो तो आप लिख दो कि भाई ए तो वही चीज़ बन रही है, अगर हम देखें तो, है ना। क्या बन रहा है, देखो इससे बनाओगे 2 3 5, यहाँ बनेगा, छोटा छोटा दिख नहीं रहा होगा, समझ सकता हूँ मैं, बट यार मैं सही लिख रहा हूँ, मुझे भरोसा रखो। ठीक है, 1 1 -2 ये हो गया। ऐसा बी क्या हो जाएगा, बी की जब पहले एक्स लिखते हैं, चलो हर बार वही लिखते हैं तो इस बार बी को मौका क्यों दें। पहले एक्स की बात करें अगर हम तो XY Z, है ना, XY Z। बी की बात करें अगर हम तो बी के पास क्या है 11, तो यहाँ 11 है, यहाँ -5 है, -3 है, दिखाई नहीं दे रहा हो तो मेरे पे भरोसा रखना, मैं तुम्हें रास्ता बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब आ जाओ यार, अपने को पता है सब कुछ हो चुका है, बस x = क्या, ए इन्वर्स बी, ये निकाल दो। ओ हो, इन्वर्स का इन्वर्स बहुत खतरनाक बन गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलो यार अब सीधा सीधा करते हैं। ए इन्वर्स क्या है यार, है क्या ए इन्वर्स, ये रहा। ठीक है, ये आ गया ए इन्वर्स, इंटू में बी क्या है साहब, 11 -5 -3। ठीक है, क्लियर हो गई बात। ठीक, अब यहाँ पे आ जाओ यार, यहाँ से x बराबर कितना, 0 इंटू में 11 0 हो गया भाई साहब, यहाँ लिख ही देता हूँ ना फटाक से, 0 हो गया। 1 इंटू में -5 -5 हुआ, -2 इंटू -3 प्लस का 6 हो गया। ठीक है, -2 इंटू में 11 माइनस का 22 हो गया, 9 इंटू में 5 माइनस का ये 45 हो गया, और 23 गुणा में 3 69 हो गया, -1 इंटू 11 -11 हो गया, 5 इंटू 5 25। ठीक है, 13 गुणा में 3 39 माइनस माइनस प्लस। ठीक है ना, तो कितना आ रहा है, कितना आ रहा है भाई लोग,
6 में से 5 गया 1, ओहो खतरनाक सा हो गया। तो 40 और 20 60, 5 और 2 60, यानी माइनस का 67 यानी कि प्लस का 69 प्लस का 2 बचेगा। इनको अगर हम देखें तो 25 और 11 36 होता है, 39 में से 36 गया 3 बचेगा। ओहो ये तो अच्छा सा सोल्यूशन आ गया है ना। अच्छा एक और चीज़ है ना, अरे ये क्या हो गया, खतरनाक चीज़ें हो रही हैं कुछ। ठीक है इनकी वैल्यू रख दो ना, एक्स की में भी तो एक्स वाई जेड है साहब। कंपेयर करोगे एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 2, जेड की वैल्यू 3। अच्छा जब ऐसा कुछ आंसर आता है ना बड़ा सिंप्लीफाइड सा, भले वो सही ना हो लेकिन कॉन्फिडेंस आता है, अरे यार इतना सिंपल आया तो सही होगा। जो फ्रैक्शन में आंसर आ जाता है यहाँ पे, भले वो सही हो, दिमाग को लगता है अरे यार, खास करके पेपर में सही कहीं गलत ना हो। ठीक है समझ में आ गई बात। तो कौन सा क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है तो एक्स 1 वाई 2 और जेड 3। ठीक है क्लियर हो गई बात। तो ठीक है भाई क्लियर हो गई। तो सोल्व की बात कर लेते हैं, सॉल्यूशन नंबर 16। ठीक है रिकॉर्डिंग ऑन है ना, हाँ सब कुछ ठीक है। चलो यहाँ पे क्या कह रहा है, कॉस्ट ऑफ 4 kg अनियन, 3 kg वीट, 2 kg राइस इज 60। ओहो द कॉस्ट ऑफ 2 kg अनियन, बकवास बकवास बकवास। फिर आगे बोला है द कॉस्ट ऑफ 6 kg, ये भी बकवास। अगर फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच आइटम, है ना ये अपने काम का है भाई, कॉस्ट ऑफ ईच आइटम निकालना है। तो मैंने लिखा लेट कॉस्ट ऑफ पर केजी प्याज इज एक्स रुपीज़। रुपीज़ का सिंबल पहले लगाते हैं ना, मैं नहीं लगा रहा। ठीक है लगा लेना तुम यार, अभी मैं पहले लगाता हूँ ना घिच लगता है मुझे। ठीक है इस चलो लगा देता हूँ, ठीक है नहीं तो रोने लग जाओगे। ठीक है रुपीज़ एक्स। ठीक है इसी तरह से, अरे एक बार में लिखते हैं ना, है ना, ऐसा 3 बार लाइन लिखनी पड़ेगी, इतनी जगह घेर लेगा ये। लेट कॉस्ट ऑफ पर केजी ऑनियन कॉमा और क्या है वीट एंड राइस इज इक्वल टू रुपीज़ एक्स रुपीज़ वाई रुपीज़ जेड रिस्पेक्टिवली लिख देना यार। मतलब कि पहले हमने ऑनियन लिखा है तो ऑनियन की कीमत पर केजी एक्स रुपीज़ है, बाद में हमने वीट लिखा है तो बाद वाला वीट के लिए, लास्ट में राइस लिखा है तो लास्ट वाला जो जेड है वो राइस के लिए, है ना। अब जिसको मैं बकवास कह रहा था, इसलिए तो बकवास नहीं थी, मैं मजाक कर रहा था। अब वहाँ से सॉल्यूशन पढ़ते हैं। क्या बोला है कि भाई कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑनियन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ लिखोगे अकॉर्डिंग टू प्रश्न, प्रश्न के अनुसार, प्रश्न अनुसार या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 4 kg ऑनियन, 1 kg ऑनियन का दाम कितना है x रुपये, तो 4 kg का 4x हो जाएगा। 3 किलो गेहूं का दाम, 1 किलो गेहूं का दाम y है तो 3 किलो का दाम 3y हो जाएगा, है ना। 2 किलो चावल यानी कि 2 गुणा में z, 1 किलो चावल का दाम z है तो 2 किलो का 2z हो जाएगा। ऐसे मिला के जो टोटल खर्चा आता है वो आता है ₹60। इसी तरह से आगे क्या बोला गया है, कॉस्ट ऑफ 2 किलो प्याज यानी कि 2x और 4 किलो गेहूँ यानी कि 4y और 6 किलो चावल यानी कि 6z बराबर है 90 रुपये के। और आगे क्या बोला गया है, 6 किलो प्याज, इतनी प्याज कौन खाता है यार। ठीक है 6 किलो प्याज और 2 किलो गेहूँ, 2 किलो गेहूँ और 3 किलो चावल कितना आता है, 70 रुपये आता है। भैया आप खुद सॉल्व कर लेना यार, डू योर सेल्फ लिख दे रहा हूँ अब मैं, ये क्वेश्चन तो करो, बाकी सबके तो ठीक है सॉल्यूशन आपको बता ही दिए हैं। थक गया हूँ यार मैं, बहुत बड़ी वीडियो बन रही है। ठीक है दया करो मुझ पे, तो ये आप खुद कर लेना भैया, समझा चुका हूँ कैसे सॉल्व करते हैं, एक्स वाई जेड कैसे निकालोगे। तो इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो में मज़ा आया होगा, सब कुछ समझ में आया होगा, आगे भी समझ में आएगा। बस इस चैनल के साथ बने रहना। चलिए तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और क्या बोलूँ।